हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ। पहले हमने की बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी। बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी क्या कहती है कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज को डेवलप करने के लिए सभी की सभी सेक्टर्स में साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इट मीन्स क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में हमको साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तब जाकर एक इकोनॉमी डेवलप होगी। अगर हम इंडस्ट्री सेक्टर की बात करते हैं, हमको कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स की में साथ में ही इन्वेस्टमेंट करनी है। इनमें लार्ज प्रोडक्शन के लिए लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर हम इकोनॉमी को बिग पुश देंगे, हैवी डोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट देंगे, तब जाकर हमारी इकोनॉमी डेवलप करेगी। तो बैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी इस चीज पर डिपेंड करती है कि अगर इकोनॉमी में ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगी तभी इकोनॉमी डेवलप करेगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। अगर हम बैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, अगर हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो हमारे पास इतने रिसोर्सेस है कि हम सभी सेक्टर्स में डेवलपमेंट कर सकें, हम सभी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकें। हमारे पास तो रिसोर्सेस की स्केर्सिटी है। अगर रिसोर्सेस की स्केर्सिटी है तो हम कहां से इन्वेस्टमेंट करेंगे? एंड इसके और भी नुकसान है, जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने से फैक्टर्स की इनकम इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो पाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी। एंड रॉ मटेरियल है, लेबर्स है, इनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव कम, नेगेटिव ज्यादा पड़ता है। इसलिए हम बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी को नहीं अपना सकते। तो उसके बाद इसका अल्टरनेट थ्योरी आ रही है हमारे पास, अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी। अनबैलेंस्ड ग्रोथ का मीनिंग क्या है कि हमको इकोनॉमी में अनबैलेंस क्रिएट करना है। मींस हमको सभी सेक्टर्स में साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट ना कर डिफरेंट सेक्टर्स में अपनी प्रायोरिटी के साथ इन्वेस्टमेंट करनी। जब हम अपनी प्रायोरिटी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर देंगे और एक सेक्टर में नहीं करेंगे, तो अनबैलेंस क्रिएट हो गया। अनबैलेंस क्रिएट करके हम डेवलपमेंट करेंगे। तो इनफैक्ट हम ये देखते हैं कि जो भी इकोनॉमिस्ट डेवलप करती हैं, वो अपनी इकोनॉमी में इनबैलेंस क्रिएट कर ही डेवलपमेंट कर पाती हैं। अनबैलेंस क्रिएट कैसे होगा? या तो फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट कर दो या डायरेक्ट प्रोडक्टिविटीज पर इन्वेस्टमेंट कर दो। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, एक सेक्टर में किया, एक सेक्टर में नहीं किया, तो इससे के साथ कुछ एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट होती हैं। एक्सटर्नैलिटीज इकोनॉमिक्स क्रिएट होती हैं जो इंड्यूस करती हैं कि दूसरे सेक्टर जो रह गए हैं, इनमें भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। जैसे हम करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, ये दोनों सेक्टर एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं? नो, ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, अल्टीमेट बेनिफिट किसको होगा? इंडस्ट्री सेक्टर को, क्योंकि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए रॉ मटेरियल चीप रेट पर अवेलेबल हो जाएगा, तो उनकी ग्रोथ होगी। लाइक दिस, अगर इंडस्ट्री सेक्टर ग्रो करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी ग्रो करेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर को हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स मिलेंगी, मशीनरी मिलेगी, टूल मिलेगी, जिसके एडवांटेज से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो हम ये कह ही नहीं सकते ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। हम तो ये कहते हैं ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। लाइक दिस सर्विस सेक्टर आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी ग्रो करेगा, इंडस्ट्री सेक्टर भी ग्रो करेगा। तो हमको कैसे डेवलपमेंट करनी है? इकोनॉमी में अनबैलेंस क्रिएट कर। अनबैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं? तो आज हम देखेंगे कि अनबैलेंस ग्रोथ करने से कैसे हम अनबैलेंस कर सकते हैं और कैसे हमको एक्सटर्नैलिटीज इकोनॉमीज मिलेंगी। तो आज इस सेशन में हम करेंगे अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एंड नेक्स्ट सेशन में करेंगे पाथ ऑफ डेवलपमेंट, कैसे हम डेवलपमेंट के पाथ पर मूव कर सकते हैं। जो हमारी अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी है, इट इज प्रपोनेटेड बाय द हरिशमैन, रोस्टॉव, फ्लेमिंग, सिंगर एंड सो ऑन। बहुत सारे इकोनॉमिक्स हैं जो अनबैलेंस ग्रोथ को फेवर करते हैं। जो हमारी अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी है, ये मेनली हर्शमैन की
स्ट्रैटेजी ही मानी जाती है। इन्होंने ही सबसे पहले अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी को दिया था। इन्होंने ही कहा था कि हमको अनबैलेंस क्रिएट करना चाहिए। तो हर्शमैन सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स माने जाते हैं ऑफ द अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजी। तो उनने अपनी बुक स्ट्रैटेजीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनमें ये कहा है, ही स्टेट्स दैट creating imbalance in the system is the best strategy of growth। मीन्स अगर हम अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? आप कैसे मूव कर सकते हो? बाय क्रिएटिंग इम्बैलेंस। क्योंकि बैलेंस हम क्रिएट नहीं कर सकते, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, तो आप क्या कर लो? इम्बैलेंस क्रिएट कर दो। इम्बैलेंस एक बार क्रिएट हो गया, बैलेंस धीरे धीरे अपने आप बनता जाएगा, जिससे हमारी इकोनॉमी डेवलप हो सकती है। इसीलिए वो कहते हैं ही फेवर्स द डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो कहते हैं हमको डिफरेंट फैक्टर्स में, सेक्टर्स में डेवलपमेंट करने की जरूरत है। अगर हम डाइवर्जेंट सीरीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तब जाकर इकोनॉमी में अनबैलेंस क्रिएट होगा एंड इकोनॉमी डेवलप कर पाएगी। इसके लिए वो कहते हैं इसीलिए हमको अनबैलेंस क्रिएट करना जरूरी है, जिससे इकोनॉमी डेवलप करती है। डाइवर्जेंट सीरीज का मीनिंग है वो एक्टिविटीज विच क्रिएट एक्सटर्नल इकोनॉमीज, वो एक्टिविटीज जिससे हमको एक्सटर्नल इकोनॉमीज मिलती है। इससे हमको डेवलपमेंट के लिए पैसा मिलेगा एंड हम इकोनॉमी को डेवलप कर पाएंगे। तो इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हमको अनबैलेंस क्रिएट करना है, फिर जाकर डेवलपमेंट करनी है। तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज होती क्या है? तो हम इनको बेसिक कॉन्सेप्ट में समझते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी में उन्होंने 4 कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, इन जिनको उन्होंने यूज कर पाथ ऑफ डेवलपमेंट बताया। तो पहले हम करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ हिज स्ट्रैटेजी। फर्स्ट ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज। एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या होती हैं? एक्सटर्नल इकोनॉमीज का मीनिंग है जब इंडस्ट्री ए ग्रो करती है, इंडस्ट्री ए के ग्रो करने से इंडस्ट्री बी एंड सी, डी एंड ई, एफ एंड जी आगे अपने आप ग्रो करने लग जाती हैं, तो हम उसको कहते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज। जैसे वो कहते हैं अगर मैंने अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंड किया, मेरी इंडस्ट्री के एक्सपेंड होने से सिर्फ मुझे बेनिफिट नहीं होगा, अदर सेक्टर्स हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा, जिसके फॉरवर्ड लिंकेज भी होती हैं, बैकवर्ड लिंकेज भी होती हैं। जो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्रीज हैं उनका भी बेनिफिट होगा, वो भी ग्रो करेंगी। एंड जिसके लिए मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, आगे कंज्यूमर गुड्स का कर रही हूँ, कैपिटल गुड्स का कर रही हूँ, जिस भी गुड्स का मैं प्रोडक्शन करूंगी उस गुड्स की डिमांड करने वाली नेक्स्ट इंडस्ट्री है वो भी डेवलप करेगी। इसलिए कहते हैं अगर हम अनबैलेंस क्रिएट करें, हम सभी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करें, हम सिर्फ एक इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड इंडस्ट्री ए अपने आप स्टिमुलेट करती है टू बी एंड सी, वो इन इंडस्ट्रीज को भी स्टिमुलेट करेगी कि इन्वेस्टमेंट करो। इसके लिए कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, इसके लिए प्रेशर क्या है? इकोनॉमिक प्रेशर है। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, हमारे अपने बेनिफिट्स हैं, जिस वजह से जे सेक्टर्स हैं, जे इंडस्ट्रीज डेवलप की है। इसके लिए किसी की इंटरफेरेंस की जरूरत ही नहीं है। अगर हम चाहते हैं इकोनॉमी डेवलप करें, एक इंडस्ट्री में हमने इन्वेस्टमेंट कर दे और उस इंडस्ट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी से दूसरे सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए स्टिमुलेट कर रही है, जिससे हम सबका बेनिफिट होगा। अगर मुझे अपने घर पर ही सस्ते रेट पर रॉ मटेरियल मिल जाएगा तो मेरे इकोनॉमिक बेनिफिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह सभी सेक्टर्स में इकोनॉमीज होने स्टार्ट हो जाएंगी, जिसको हर्शमैन कहते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज। आफ्टर दैट वो कहते हैं कॉम्प्लीमेंटरीज। अगर हम अनबैलेंस क्रिएट करते हैं, अनबैलेंस क्रिएट करने से कॉम्प्लीमेंटरीज मिलती हैं। कॉम्प्लीमेंटरीज कैसे? जिसको हम बेनिफिट्स कहते हैं, एक्सटर्नैलिटीज कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमको पॉजिटिव बेनिफिट मिलेंगे, जिसको हम कहते हैं कि अगर हम इकोनॉमी में अनबैलेंस क्रिएट कर एक इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टेक्निकल कॉम्प्लीमेंटरीज भी मिलती हैं। टेक्निकल कॉम्प्लीमेंटरीज का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है
कि इकोनॉमी में अगर हम एक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, एक सेक्टर में इन्वेस्ट करने से उसका लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन होगा, जिसकी टेक्निक की वजह से, आइसोकेंट की वजह से, जिसकी प्रोडक्टिविटी की वजह से हमको बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जो इंडस्ट्रीज को हम डेवलप करेंगे तो इनके फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज होती हैं। लिंकेज की वजह से हमको कॉम्प्लीमेंट्रीज मिलती हैं, हमको इकोनॉमीज मिलती हैं, जिसका हमको बेनिफिट मिलता है। फॉरवर्ड लिंकेज एंड बैकवर्ड लिंकेज कैसे? मान लो एक स्टील इंडस्ट्री है, हमने एक स्टील इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर दी। अगर हम स्टील इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका बैकवर्ड लिंकेज क्या है? मैंने स्टील इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है तो इसके साथ कौन सी इंडस्ट्रीज एक्सपैंड करेंगी? जो स्टील स्क्रैप है, कोल है एंड अदर रिलेटेड इंडस्ट्री, जिसकी जरूरत स्टील इंडस्ट्री में है एज अ रॉ मटेरियल। तो हमने तो स्टील इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया है, इसकी वजह से बैकवर्ड लिंकेज की वजह से जी इंडस्ट्रीज में भी इन्वेस्टमेंट होनी स्टार्ट होगी। एंड स्टील इंडस्ट्रीज की वजह से फॉरवर्ड लिंकेज भी होंगे, जैसे मशीन्स, टूल्स, जिसमें स्टील एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। तो इन इंडस्ट्रीज में भी हमारे बिजनेस एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए कहते हैं अगर हम एक इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज की वजह से बेनिफिट होने स्टार्ट हो जाते हैं। एंड नंबर थर्ड, सोशल ओवरहेड कैपिटल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनके पाथ ऑफ डेवलपमेंट में। उन्हें दो टर्म्स यूज किए हैं, सोशल ओवरहेड कैपिटल एंड डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। एसओसी जी क्या है? जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को हम सोशल ओवरहेड कैपिटल कह सकते हैं। जी एक बेसिक डिवाइसेस हैं जिसके बिना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एक्टिविटीज कैन नॉट फंक्शन, जिसके बिना हम सोच ही नहीं सकते कि डेवलपमेंट हो सकती है। इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे हम चाहते हैं हमारे देश में रोड, रेलवे, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इरिगेशन फैसिलिटीज सभी डेवलप होना चाहिए, तो ये क्या होगी? इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो ये कहते हैं सोशल ओवरहेड कैपिटल, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिससे हमको डेवलपमेंट मिलेगी। तो वो अनबैलेंस कैसे क्रिएट करेंगे? या तो कहते हैं वो सोशल ओवरहेड कैपिटल में आप इन्वेस्टमेंट कर लो, या फिर हमारे पास सेकंड वे क्या है? डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। डायरेक्ट प्रोडक्टिव मींस डायरेक्टली वो एक्टिविटीज में पैसा लगाओ जिसमें हमको फाइनल कंज्यूमर जो कैपिटल गुड्स है वो मिलती हैं। तो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वेस्ट कर लो। आपको एसओसी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, वो अपने आप स्टिमुलेट होगी, जिससे हम उन एक्टिविटीज में भी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज जिससे फ्लो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज कर जाता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, जिस वजह से एस और सी इसमें भी इन्वेस्टमेंट स्टिमुलेट होती है। तो हर्षमैन क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर हम इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? चाहे तो एसओसी में इन्वेस्टमेंट कर लो या फिर डीपीए में कर लो, इन दोनों में से एक में इन्वेस्टमेंट कर कर अनबैलेंस क्रिएट होगा एंड अनबैलेंस के साथ साथ डेवलपमेंट होगी। वो पाथ ऑफ डेवलपमेंट क्या है जिससे हम अनबैलेंस क्रिएट कर कर बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे? तो वो हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं, पाथ ऑफ डेवलपमेंट। ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी। होप्स कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।